रहेगा ये है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, और दूसरा रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें मेन जो हमारे पास इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है वो हम सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें कि हमारे पास सबसे पहले पंचायत के बारे में आएगा, जो जनरल इंट्रोडक्शन है। इसमें सबसे पहले आता है कि जो स्थानीय स्वशासन है, ग्राम पंचायत है, वो कौन सी लिस्ट में आता है। तो लिस्ट के बारे में हमने पहले कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि लिस्ट्स जो हैं, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। तो ये लिस्ट्स जो हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 7 में आती हैं। और ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सब्जेक्ट है ये किस लिस्ट में आता है हमारे पास, स्टेट लिस्ट में। राज्य सूची का ये विषय है और इसमें हमारे पास एक पंचायती राज आएगा और दूसरा जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाएं इसमें आती हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किसने इसको स्टार्ट किया था। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो फाउंडर माने जाते हैं तो ये थे भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो थे वो 1880 से लेकर के 1886 तक भारत के वायसराय रहते हैं। और इंडिया में सबसे पहले जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट था वो इन्हीं ने इंट्रोड्यूस करवाया था। कब करवाया था ये, 1882। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसको माना जाता है, लॉर्ड रिपन। कब इन्होंने ये स्टार्ट किया था, 1882। और इस प्रपोजल को, ये जो 1882 का प्रपोजल था, इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है इसका मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये तो हो गई इसकी शुरुआत कि किसने इसको शुरू किया था, कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई, किसको इसका जनक माना जाता है। फिर उसके बाद जो है पंचायती राज व्यवस्था में हमारे पास इंडिया में जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस कब से ये स्टार्ट हुई, कौन से स्टेट में ये सबसे पहले स्टार्ट हुई। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जो लाइन यहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका प्रारंभ सबसे पहले भारत के किस राज्य में हुआ था। तो ये हुआ था किस राज्य में, राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले से ये 2 अक्टूबर 1959 को स्टार्ट किया था। किसने, हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो स्टेट आता है आंध्र प्रदेश आता है। इस तरह से फिर फर्दर इंडिया में जो भी स्टेट आते हैं वो उसके बाद इसको अपनाते गए। तो आपने फर्स्ट जो है इसमें याद रखना है, फर्स्ट आता है राजस्थान, राजस्थान का नागौर जिला, जहाँ पे 2 अक्टूबर 1959 से स्टार्ट हुआ था पंचायती राज व्यवस्था जो थी। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 1959 में ही इसको स्टार्ट कर दिया गया। अब इससे रिलेटेड कुछ कमेटीज बनती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी। इसमें हमारे पास फर्स्ट कमेटी जो आती है ये बलवंत राय मेहता कमेटी है।
एक कमेटी जो बनी थी जिसके जो चेयरमैन थे वो बलवंत राय मेहता थे। तो इन्हीं के नाम पर इनका जो इस कमेटी का नाम पड़ा बलवंत राय मेहता कमेटी। कब बनी थी ये? 1957 में। अब इसमें क्या बताया गया था? इसमें जो बलवंत राय मेहता समिति थी, इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की रिकमेंडेशन की गई थी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए? त्रिस्तरीय होनी चाहिए, ट्राई लेवल पे होनी चाहिए। मतलब कि 3 स्तर आएंगे इसके। जैसे सबसे पहले आएगा हमारे पास ग्राम पंचायत, जो किस लेवल पे होगी? रूरल, गांव के लेवल पे होगी, ग्राम स्तर पे होगी। दूसरी जो है वो खंड स्तर आएगा, जो ब्लॉक लेवल पे होगी, पंचायत समिति। और थर्ड आएगा जिला परिषद, जो कि एक पूरे जिले के लिए होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति के बाद कौन सी समिति आती है, कौन सी कमेटी आती है? अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी और बलवंत राय मेहता कमेटी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से पूछ लिया जाता है कि इस कमेटी ने कितने स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की जो थी वो सिफारिश करी थी, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो अशोक मेहता कमेटी जो है ये 1977 78 में बनी थी और इसमें द्विस्तरीय, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने करी थी? अशोक मेहता समिति ने। और अगर हम त्रिस्तरीय की बात करते हैं तो त्रिस्तरीय किसने करी थी? बलवंत राय मेहता ने। तो इस तरह से ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इन्होंने एक मंडल पंचायत की व्यवस्था बोली कि एक मंडल पंचायत होनी चाहिए और जिला स्तर पर जिला परिषद, 2 ही स्तर इन्होंने रिकमेंड करे। तो मंडल पंचायत में क्या बताया गया कि 15,000 से लेकर के 20,000 तक की जो पॉपुलेशन है उसके लिए एक मंडल पंचायत होनी चाहिए और जिला परिषद जो है वो पूरे जिले के लिए होनी चाहिए। उसके बाद LM सिंघवी समिति आई 1926 में। और ये जो सिंघवी समिति थी, इन्होंने क्या सिफारिश करी थी? इन्होंने किसी ऐसे स्तर की सिफारिश नहीं की कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होनी चाहिए या द्विस्तरीय होनी चाहिए। इन्होंने क्या सिफारिश करी कि इसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसका होना चाहिए, संवैधानिक दर्जा होना चाहिए और न्याय पंचायतें जो है वो उनका भी गठन होना चाहिए। और पीके थंगुन समिति थी, इन्होंने चुनाव वगैरह के बारे में बोला था, इलेक्शन जो पंचायती राज सिस्टम में होंगे। और इन्होंने जो टेन्योर है ये इंश्योर किया था कि इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष रहना चाहिए। तो समय के लिए, कार्यकाल के लिए कौन सी समिति आती है हमारे पास? पीके थंगुन समिति। इसके बाद ये कुछ योजनाएं हैं, सामुदायिक विकास योजना जो 1952 में स्टार्ट हुई थी, राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना 1953 में। उसके बाद अब इस समिति ने क्या सिफारिश करी कि पंचायती राज जो है वो संवैधानिक होना चाहिए, संविधान में इसकी जो है वो व्याख्या होनी चाहिए, संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होना चाहिए उसके लिए कुछ। तो फिर उसके बाद जो और VN गॉडगिल समिति, ये भी एक समिति बनी थी। इन्होंने क्या बोला था कि पंचायत के तीनों स्तरों के जो सदस्य रहेंगे उनके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। फिर उसके बाद अब पंचायती राज व्यवस्था जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे कि जो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, यहाँ पे 1992 में हुआ था ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इस अमेंडमेंट में, ये अमेंडमेंट जो था वो पंचायती राज से रिलेटेड था। इसमें क्या बोला गया कि जो पार्ट 11 है हमारे संविधान का, नहीं सॉरी, नाइन्थ पार्ट है, इसमें जो है वो पंचायतें हैं इनको शामिल किया जाए। और आर्टिकल आएगा यहाँ पे 243 जो आर्टिकल है ये आएगा। और इसमें जो शीर्षक इनके लिए टाइटल दिया जाएगा ये क्या होगा? पंचायत। तो भाग 9। और कब से ये इफेक्ट में आ गया? ये एक्ट जो था 24 अप्रैल 1990
थ्री। उस टाइम हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। और इसमें हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि जो पंचायती राज दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है हर साल 24 अप्रैल को, और 2010 से इसको स्टार्ट किया था मनाना। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि जो एक्ट बना था पंचायती राज से रिलेटेड वो कब फोर्स में आया था, कब प्रभाव में आया था, 24 अप्रैल 1993। इसीलिए 24 अप्रैल को हर दिन जो है वो पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसमें जो है वो हमारे पास अ, किस शेड्यूल में इस एक्ट को जोड़ा गया है, तो इसमें 11th शेड्यूल आती है, और 29 जो सब्जेक्ट हैं ये टोटल इसमें बताए गए हैं। उसके बाद ये 243 जो आर्टिकल है इसको आगे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे 240A में आती है हमारे पास ग्राम सभा। तो ग्राम सभा क्या होती है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बता देती हूँ कि जो भी एक गांव में जो 18 इयर्स से ऊपर के एडल्ट हैं, जो वोटर लिस्ट में एनलिस्टेड हैं, रजिस्टर्ड हैं, उन व्यक्तियों का जो ग्रुप रहता है वो ग्राम सभा में आता है। इसमें एक या एक से अधिक, वन और मोर देन वन जो रूरल एरियाज हैं, गांव हैं, उनको शामिल किया जा सकता है। और राज्य विधानमंडल जो है, विधानमंडल हम कर चुके हैं पहले, स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर में जो हमारे पास दो हाउस आते हैं, एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो उनमें से कोई भी जो है इसमें शक्तियों और कर्तव्यों का पालन जो है वो इसमें करवाता है ग्राम सभा में। इनकी जो शक्तियाँ या जो ड्यूटीज रहती हैं वो इनके राज्य विधानमंडल के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। उसके बाद 243B, आर्टिकल 243B ये इम्पोर्टेंट है। इसमें ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान जो है वो किया गया है, प्रोविजन इसमें किया गया है। तो भारत के प्रत्येक राज्य में, जितने भी राज्य हैं भारत के जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम जो है वो इफेक्ट में है, तो वहाँ पे ट्राई लेवल के ऊपर है, ये 3 स्तरीय है। ये कैसे, एक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। बट पश्चिम बंगाल जो हमारा स्टेट है ये इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो है वो 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, और बाकी जो इंडियन स्टेट्स हैं उन सब में 3 स्तरीय है। तो ये भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के किस राज्य में जो है वो पंचायती राज सिस्टम 4 स्तरीय है। तो ये आएगा वेस्ट बंगाल। उसके बाद इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या आता है कि भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट, और टैट में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये 3 राज्य कौन से हैं? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। ईस्टर्न स्टेट हैं ये इंडिया के, और यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम नहीं है। यहाँ पे क्या है? जनजातीय परिषद है। उसके बाद स्ट्रक्चर जो है पंचायतों का स्ट्रक्चर ये आता है आर्टिकल 243C में, और इसमें कानून बनाने की शक्ति जो है पंचायतों के ऊपर ये किसको दी गई है? स्टेट लेजिस्लेचर। और जो इलेक्शन रहता है इनका, ये डायरेक्ट इलेक्शन से जो है वो इनको इलेक्ट किया जाता है। ये तो पता ही है सबको, ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, मेंबर्स जो रहेंगे ये कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन से। उसके बाद इसमें जो है वो कुछ रिजर्वेशन का जो प्रोविज़न है वो भी किया गया है। ये आएगा आपके पास 243D में। आर्टिकल 243D में जो SC/ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो क्लास है उनके लिए जो है वो कुछ रिजर्वेशन करी हुई है, और 33% जो है वो इसमें लेडीज़ के लिए भी करी हुई है। तो जो महिलाओं के लिए है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 33% महिलाओं के लिए है, और टोटल जो जितने भी स्थान हैं उनमें SC/ST भी शामिल हैं। सभी वर्ग की महिलाएं तो है ही हैं, लेकिन उसमें SC/ST भी रहेंगे। और रोटेशन में जो है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो भी रिजर्व कैटेगरीज रहेंगी उनको रोटेशन में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद कार्यकाल जो है इनका ये
5 साल रहता है और इसको जो है वो टाइम से पहले अगर डिसॉल्व कर दिया गया है, टाइम से पहले अगर पंचायत खत्म हो गई है, अगर मान लो 6 महीने का टाइम है तब तो इलेक्शन नहीं होंगे, अगर मोर देन 6 मंथ्स टाइम है तो उसके लिए फिर नेक्स्ट उसमें इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। और यहाँ पे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2009 में पंचायतों में लेडीज़ को 50% की जो थी वो अनुमति दी थी। 50% रिजर्वेशन सीट्स जो है वो लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए रहेगा। और इस चीज़ को सबसे पहले किसने लागू किया था? बिहार ने। और अभी मॉडर्न टाइम में इंडिया के 21 राज्यों में ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है, 50% आरक्षण वाली। उसके बाद जो मिनिमम एज है पंचायत मेंबर के लिए तो ये है 21 ईयर, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। 21 ईयर्स एज रहेगी। और इनके जो पावर्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये 243 जी में आते हैं, आर्टिकल 243 जी में। तो इस तरह से ये इनकी कुछ पावर्स हैं, राइट्स हैं जो ये काम करते हैं। और इनका जो फाइनेंस से रिलेटेड जो प्रोविज़न है ये आता है 243 एच में, जिसमें कि कुछ टैक्स लगा करके ये इनकम का सोर्स अपनी कर सकते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इनको कुछ एड मिलती है पंचायती राज सिस्टम में। उसके बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन है, राज्य वित्त आयोग है, जो कि आर्टिकल 243 आई में आता है, और जिसको कि किसके द्वारा बनाया जाता है? स्टेट गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। और 5 वर्ष के लिए जो है वो इसको बनाया जाता है। ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि ये जो पंचायतों की जो फाइनेंशियल स्टेटस है, फाइनेंशियल जो इनकी व्यवस्था है, वित्त व्यवस्था है, इनको ये क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं, इनका पुनरावलोकन करते हैं। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन। उसके बाद आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो 243 के में आता है, और ये भी किसके द्वारा जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो भी चेयरमैन हैं या मेंबर्स हैं, ये राज्यपाल के द्वारा। और इनका मेन फंक्शन क्या रहता है कि ये पंचायतों के लिए जो है वो इलेक्शन करवाते हैं। पंचायतों के लिए चुनाव करवाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट इलेक्शन कमीशन की। ये क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहता है क्वेश्चन। स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 के में आता है ये। उसके बाद न्याय पंचायत जो है ये भी किसके लिए होती है? जो रूरल एरियाज के लोग हैं, ग्रामवासी हैं, उनके लिए न्याय। और इसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अपराधियों पे सिर्फ जो है वो जुर्माना हो सकता है। उनको जो है वो 50 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक जुर्माना कर सकती है न्याय पंचायत। लेकिन उनको जैसे जेल या इस तरह का प्रोविजन, इस तरह की जो है वो सजा नहीं दे सकती है। और ये जो निर्वाचक संबंधी मामले होते हैं, मतलब पंचायत के सदस्यों का जो इलेक्शन रहता है उससे रिलेटेड जो भी मैटर हैं, इसमें जो कोर्ट उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। ये आता है 243 ओ में। उसके बाद 11 शेड्यूल किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से रिलेटेड, जिसमें कि 29 सब्जेक्ट्स बताए गए हैं। तो उसमें से कुछ मेन जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, पूरे 29 तो नहीं है लेकिन कुछ हैं जो कि स्टेट लिस्ट में जो कि मैटर हैं, सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, जैसे एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, बाजार हैं, फेस्टिवल्स, फेयर फेस्टिवल्स हैं, लोगों के लिए पानी की व्यवस्था है, गरीबी उन्मूलन, फैमिली प्लानिंग, इस तरह से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है, और इनफॉर्मल एजुकेशन है, एडल्ट एजुकेशन है। तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ये किस में आते हैं? 11th
शेड्यूल में, जो कि पंचायती राज में बताए गए हैं। उसके बाद म्युनिसिपैलिटीज़ आती हैं, नगर पालिकाएँ। तो नगर पालिका जो है ये भी किसमें, जो हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ईयर जो है वो सेम रहेगा, ईयर 1992 ही रहेगा यहाँ पे, लेकिन जो अमेंडमेंट है ये चेंज हो जाएगा। पंचायती राज के लिए 73rd अमेंडमेंट और म्युनिसिपैलिटी के लिए 74 74वां संविधान संशोधन। और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9A में इनको जो है वो इनका प्रोविज़न किया गया है। और आर्टिकल 243 ही रहेगा, फर्दर आगे जो है वो पी क्यू ऐसे जुड़ जाएंगे इसमें। और इसमें जो शेड्यूल है ये आती है 12, 12वीं अनुसूची जो है इसमें जोड़ा गया है। और इसमें टोटल जो सब्जेक्ट बताए गए हैं वो 18 बताए गए हैं। सबसे पहले जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम जो था, इसकी स्थापना मद्रास में की गई थी 1687 में। और इसके बाद फिर 1793 का चार्टर एक्ट जो है वो लागू होता है, और उसमें मद्रास, कलकत्ता, मुंबई तीनों प्रेसिडेंसियों में इसकी स्थापना की जाती है, जो नगर निगम है। फिर इसमें भी आगे बताया गया है कि नगर पालिकाओं का जो गठन है वो कैसे होता है। तो इसमें पहले नगर पंचायत सबसे निचली जो लोअर यूनिट है ये आती है, जिसमें 10 से 20 हज़ार की पॉपुलेशन बताई गई है, उसके लिए एक नगर पंचायत होगी। फिर उसके बाद नगर पालिका काउंसिल जो है ये बीच में आएगी, जिसमें 20,000 से 3 लाख की पॉपुलेशन पे होगी। और जो नगर निगम है, कॉरपोरेशन है, वो सबसे टॉप एक इंस्टीट्यूशन रहेगा, जो कि 3 लाख की जो पॉपुलेशन है इससे अबव ही रहेगा। उसके बाद ये समितियां हैं, जिला योजना समिति, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहती है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ उसके बाद जो है वो हमारे पास आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। और इसमें सबसे पहले हम अगर पार्ट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो ये आता है पार्ट 20। पार्ट 20 आएगा, और जो आर्टिकल है ये 368 आता है। भारत के संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविज़न किया गया है। अब अगर बात करेंगे कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से इनको हमारे देश में ऐड किया है, तो ये साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ से ये लिए गए हैं। इसमें क्या बोला गया है कि हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के कोई भी भाग जो है संविधान का ऐसा है जिसमें कि अमेंडमेंट हो सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के बाकी सभी पार्ट्स में अमेंडमेंट होंगे। तो इसमें अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या रहता है, दो तरह के अमेंडमेंट आते हैं हमारे पास, एक साधारण बहुमत से होता है और एक विशेष बहुमत से होता है। अब जो अमेंडमेंट प्रपोजल है उसको हम किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है। राज्य विधानमंडल में इसको जो है वो पेश नहीं किया जाता है, राज्य विधानमंडल में नहीं आता है। मतलब जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है, चाहे विधानसभा है या विधान परिषद है, तो उसमें जो है वो संशोधन की प्रक्रिया नहीं होगी, और उसमें जो अमेंडमेंट प्रपोजल है उसको हम पेश नहीं कर सकते। सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा, इनमें से किसी में भी हम इनको पेश कर सकते हैं। और इसके लिए हमें राष्ट्रपति की अनुमति लेने की आवश्यकता भी नहीं होगी। राष्ट्रपति की अनुमति जो है इसमें जरूरी नहीं है। और इसमें कोई भी ज्वाइंट सेशन नहीं रहेगा, ज्वाइंट सेशन का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। फिर उसके बाद ये आते हैं हमारे पास संशोधन
जो कि एक साधारण बहुमत से होगा और एक विशेष बहुमत से होगा। और तीसरा, सॉरी, 3 आएँगे हमारे पास अमेंडमेंट जो है, ये एक साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत और तीसरा जो रहेगा, ये रहेगा हमारा विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति। इसमें स्टेट जो है ये भी पार्टिसिपेशन इनका भी रहेगा, लेकिन ये स्टेट से रिलेटेड मैटर ही रहेंगे जिसमें कि राज्यों की सहमति भी होगी। फिर उसके बाद अगर हम साधारण बहुमत वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो इसमें कौन-कौन से अमेंडमेंट आते हैं, किस तरह के अमेंडमेंट आ सकते हैं इसमें? तो इसमें आ सकते हैं जैसे कि नया राज्य बनाना है कोई, इंडिया के जो 28 स्टेट्स हैं, लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा स्टेट है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाना मुश्किल है, तो उसके लिए उसको तोड़ करके कोई नया, जैसे आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना बनाया गया है, इस तरह से जो उत्तराखंड है, झारखंड है, ये भी राज्य जो हैं वो बने हैं 2000 में, तो इसके लिए साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो राज्य विधान परिषद है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है, उसमें 2 मंडल होते हैं, 2 हाउस होते हैं, एक विधान परिषद और एक विधानसभा। तो जो विधान परिषद है, वो सिर्फ़ भारत के 6 ही राज्यों में काम करती है। तो उसको अगर विधान परिषद को रखना है, ख़त्म करना है, बनाना है, तो ये काम कौन करता है? हमारी पार्लियामेंट करती है। तो इसके लिए भी साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है। उसके बाद संसद के जो मेंबर हैं, पार्लियामेंट मेंबर हैं, उनके जो वेतन भत्ते रहते हैं, उनमें कम या ज़्यादा जो भी करना है, तो ये साधारण बहुमत से होगा। सिटीजनशिप है, उसको ख़त्म करना है या उसको लेना है, तो ये भी साधारण बहुमत से ही होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि विशेष बहुमत से हमारे पास कौन-कौन से अमेंडमेंट हो सकते हैं, तो इसमें एक तो मौलिक अधिकार, हाँ, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, अगर उनमें हमने कुछ चेंज करना है, उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है, तो वो रहेगा स्पेशल, विशेष बहुमत से। और विशेष बहुमत में जो है वो, जैसे हमारे लोकसभा मेंबर हैं 545, तो उसमें से 364 मेंबर जो है, इनकी सहमति होनी चाहिए। और राज्यसभा में 250 है, तो इसमें जो है वो 164 मेंबर ऐसे हैं जिनकी सहमति होनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो डीपीएसपी है, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ए स्टेट पॉलिसी, तो इनमें भी अगर हमने कुछ चेंज करना है, अमेंडमेंट करना है, तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा, विशेष बहुमत से ही। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनको हटाना है, इम्पीचमेंट है, राष्ट्रपति महाभियोग है, तो इसके लिए भी हम विशेष बहुमत को ही से ही अमेंडमेंट कर सकते हैं। फिर तीसरा आता है विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति। तो ये जो है वो राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए हमारे पास ज़रूरी होता है। ये राष्ट्रपति का जो इलेक्शन प्रोसेस रहता है, इसमें मैंने आपको बताया था कि कौन-कौन से मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब डायरेक्ट इलेक्शन से तो हम राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं, भारत की जनता तो अपना वोट नहीं कास्ट करती है। तो इसमें जो है वो लोकसभा, राज्यसभा के मेंबर प्लस जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर हैं, वो इस इलेक्शन प्रोसेस में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें भी जो है वो विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति रहनी ज़रूरी है। और केंद्र राज्य कार्यकारी शक्तियों का विस्तार है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और जीएसटी, इसमें मेन जो है वो एक जीएसटी आता है, जिसमें कि राज्यों की स्वीकृति ज़रूरी है। और 7वीं जो शेड्यूल है उसमें उसके विषय, 7वीं शेड्यूल में आती है ना हमारे पास स्टेट लिस्ट, तो उसके भी विषय इसमें आएँगे, उसके सब्जेक्ट भी आएँगे इसमें। और संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व रहेगा स्टेट से रिलेटेड, वो भी इसमें आएगा, जिसमें राज्यों की स्वीकृति ज़रूरी रहेगी। फिर उसके बाद कुछ विद्वान थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में अपने कुछ विचार दिए थे, जैसे कि केसी वहियर थे। इन्होंने क्या बोला था कि भारतीय संविधान लचीलेपन व जटिलता के बीच बेहतर संतुलन है। ग्रैनविले ऑस्टिन ने बोला कि संशोधन प्रक्रिया सर्वाधिक स्वीकार्य भाग और विविध गुणों वाला है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आते हैं हमारे पास,
अभी तक जो है वो 106 टोटल अमेंडमेंट हमारे पास कितने हुए हैं? 106। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहता है कि टोटल अमेंडमेंट जो है ये कितने हैं? 106, जिसमें कि पहला अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, फर्स्ट अमेंडमेंट, जिसमें क्या किया गया था, मौलिक अधिकारों में जो राइट टू इक्वलिटी वाला है उसको इसमें ऐड किया गया था। और जो 9th शेड्यूल है जिसमें कि लैंड रिफॉर्म के बारे में, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया था, तो ये इसमें जोड़ा था, जो कि हम शेड्यूल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएंगे वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। जैसे कि 42 अमेंडमेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। 42 अमेंडमेंट 1976, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। और इसमें क्या हुआ था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिम्बल है उसमें अमेंडमेंट किया गया था, और ये 3 शब्द जो थे वो उस प्रिम्बल में जोड़े गए थे। तो अभी तक एक बार हमारी प्रिम्बल में अमेंडमेंट हुआ है जिसमें कि 3 शब्द जोड़े गए हैं, इंटेग्रिटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, जो भी ये 3 शब्द हैं ये जोड़े गए हैं। और इसके अलावा जो राष्ट्रपति है ये मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। इनको मंत्रिमंडल की सलाह अगर लेनी है तो उसको मानना पड़ेगा, ये इनको बाध्यकारी किया था इस अमेंडमेंट में। और जो संविधान संशोधन है इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं इनके विरुद्ध। अगर हमारी पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। और जो राज्य में आपातकाल है ये 6 महीने मिनिमम, और 6 महीने से 1 साल तक हो सकता है, सिर्फ 6 महीने से 1 साल के बीच ही रहेगा। उसके बाद इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि जो हमारी 7th शेड्यूल है इसमें कुछ सब्जेक्ट और ऐड किए थे, जैसे कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्ट करना, और इसके अलावा एजुकेशन, ये भी इसमें ऐड किया गया था। एजुकेशन जो था वो पहले स्टेट लिस्ट में था, बट कंकरेंट लिस्ट में इसको फिर ऐड किया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। उसके बाद 44 आता है, ये 1978 में हुआ था, और इसमें जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का जो अधिकार था इसको खत्म कर दिया गया था, ये मौलिक अधिकार नहीं बचा था, इसको जो है वो लीगल राइट बना दिया गया। पहले ये जब हमारे मूल संविधान में इसको मौलिक अधिकार का दर्जा था। 61वां जो अमेंडमेंट है, 61वां अमेंडमेंट जो है वो कब हुआ था? 1989 में। और इसमें जो वोटर्स की एज थी, पहले वोट कास्ट करने की 21 थी, लेकिन इस अमेंडमेंट में फिर ये एज जो थी वो 18 ईयर की गई थी। तो 18 ईयर इस किस अमेंडमेंट में हुई है? 61th अमेंडमेंट 1989। उसके बाद 69 अमेंडमेंट है, तो इसमें क्या हुआ था कि जो दिल्ली थी उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। विधानसभा की टोटल सीट दिल्ली में 70 रहेंगी और मंत्री जो है वो 7 रहेंगे। फिर उसके बाद 73वां संविधान संशोधन था जिसके बारे में हमने अभी पीछे पढ़ा, 1992। ये पंचायती राज से रिलेटेड था, पंचायतों को जो था वो संवैधानिक दर्जा इसमें दिया गया था, और ये 11th शेड्यूल जो है इसमें इनको ऐड किया था। तो 73rd भी अमेंडमेंट जो है ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। उसके बाद इस तरह से हमारे पास 101 अमेंडमेंट है, ये जीएसटी से रिलेटेड है, 2016 में ये हुआ था जीएसटी से। उसके बाद ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण था ये अमेंडमेंट हुआ था 103वां 2019 में। और लास्ट अमेंडमेंट जो हमारे पास हुआ है, इसके बाद अभी तक अमेंडमेंट नहीं हुआ है, 106 टोटल अमेंडमेंट है।
ये हुआ था 2023 सितंबर 2023 में। क्या अमेंडमेंट किया गया था इसमें कि जो लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का जो आरक्षण है उसको कितना किया गया था 33%। 1/3 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं के लिए रहेगा लोकसभा और विधानसभा में। और इस अमेंडमेंट को एक नाम दिया गया था नारी शक्ति बंधन अधिनियम। नारी शक्ति बंधन अधिनियम। तो इस तरह से ये मेजर जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट थे हमारे पास। उसके बाद कुछ एक्ट है यहाँ पे, जैसे हिंदू उत्तराधिकार एक्ट है 1956, तो उसको अमेंडमेंट किया गया था 2005 में, जिसमें कि पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है इसमें अब लड़कियों का भी बराबरी का अधिकार रहेगा, तो इसमें अमेंडमेंट किया गया था। फिर उसके बाद विशेष विवाह अधिनियम 1954, दहेज प्रतिषेध 1961। इस तरह से ये कुछ एक्ट थे। तो ये हमारे पास जो है वो आज का टॉपिक था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट जो है वो हम फिर अगली क्लास में मंडे को करेंगे।